सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। ईद स्पेशल। आज ईद का तीसरा दिन है और जिस तरह से छोटी ईद है उसकी हम देख रहे हैं कि अभी भी सेलिब्रेशन जारी है। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। आखिरी दिन है आज, लेकिन भरपूर तरीके से मनाइए। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले दूसरे दिन हमने उनके साथ ईद मनाई, लेकिन आज इजाफा हुआ है। आज हमें हमाद रुहेला भी ज्वाइन कर रहे हैं ईद के तीसरे दिन। आपको वेलकम कहेंगे। ज़ाहिर शाह शेराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे। एहतशामुल हक साहब, नज़ीर लगारी साहब, आप सबको भी ईद का तीसरा दिन बेहद मुबारक हो। जनाब, जो सिचुएशन है मुल्क की मईशत करें, बदतरीन बहरान में मुब्तला है, कर्ज़ों के भंवर में फंसी हुई है। इस हवाले से हुकूमत भी काफ़ी फ़िक्रमंद और मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के हालात में फ़िलहाल कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। उल्टा ईद से कबल अवाम को रिलीफ मिलने के बजाय पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे यानी 10 रुपये इजाफा देखने में आया। फिर वज़ीर दिफा का ये बयान कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, किसी शौक से कम नहीं है। अब एक तरफ तो वज़ीर आज़म कहते नहीं थकते कि हमने 16 माह की हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, तो दूसरी जानिब उन्हीं के वज़ीर कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब सवाल ये है कि मुल्क की मईशत वापस पटरी पर कैसे आएगी और हमारे पैनलिस्ट साल 2024 में क्या कुछ होता या बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो 1-2 साल से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मुल्क में जो सियासी इंस्टेबिलिटी है, क्या वो कुछ बेहतरी की जानिब जाएगी। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं तमाम मामला को? देखें, कुछ अर्से के बाद आमना ऐसा होता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो नए अल्फाज और नए प्लान करके लेके आ जाती है। जिस तरह भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना 5 साला मंसूबा पेश किया है कि इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। ये 60 से मामला शुरू हुआ था, मंसूबा बनाना 5 साल का, फिर बीच में 3 साल के हुए, फिर 3 साल ख़त्म हुआ, फिर 1 साल का कंटीजेंसी प्लान होता था। यही 5 साला मंसूबा बड़ा मशहूर है, महबूब हक साहब वाला। वो जो कोरिया ने लिया था वो कहाँ से कहाँ साउथ कोरिया चला गया। देखें, इस वक्त जो मसला है ना, देखें सारे के सारे मंसूबे आपने भी देखे होंगे, लगारी साहब ने, अम्माद ने, मैंने, ये मंसूबा भी वही है कि जी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे लेवर करना है, एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर करना है, एनर्जी सेक्टर कैसे ठीक होगा, इन्वेस्टमेंट बाहर से कैसे आएगी, लोकल इन्वेस्टर को कैसे फैसिलिटेट करना है, अदारों को कैसे तंजीम नौ करनी है, पुलिस रिफॉर्म, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, सिविल, सारी की सारी। असल बात यह है कि जो अभी आपने कही है, देखें ये महंगाई, अब मेरा ख्याल आज शुरू कर लेते हैं। जो बात होती है महंगाई जो है ना, भाई देवी, आज जो 2 साल की कम तरीन सतह पे वो बताया जा रहा है कि 20.5% आ गई है। और ये ख़ुद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हैरान है, वो कह रहे थे 23.5% हमारा ख्याल था ये होगी। अब ये कितनी है, बाज़ार में जाए तो आपको पता चलता है ये कितनी है। अभी ये 9 रुपये 66 रुपये पैसे बढ़ाने के बाद सूरत हाल कहाँ से कहाँ चली गई है। बाई दी वे देखें, इसमें जो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, इसमें आमना जो टैक्स की मद में, पेट्रोल की मद में जो टैक्स लिया जाता है, ये इस वक्त 80 रुपये है। 70 रुपये तो सीधा पेट्रोलियम लेवी है, 10 रुपये कस्टम ड्यूटी है। उसके बाद से मैं आज देख के बड़ा हैरान हुआ है, उर्दू अखबार का एडिटोरियल, लगारी साहब भी इस पर ज़रूर बात करें कि 1,26,000 लीटर तेल जो है ना आमना MNAs, MPAs और सेनेटर को फ्री दिया जा रहा है आज भी, जबकि हमें शुरू में बताया गया था बंद कर दिया गया। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में और बाकी जगहों पर भी तेल फ्री दिया जा रहा है। देखें, अब वक्त कम होता है, 2-3 चीज़ें इस वक्त करने वाली हैं। लेकिन जो फौरी तौर पे किया जा सकता है, अब तो कंटीजेंसी प्लान करके, तो आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट टर्म में क्या करना है। देखिए, इसके लिए अब हमारी मुसीबत जान फंसी हुई है कि IMF के साथ हमारा प्रोग्राम थ्रू है, तो उसके बाद हमने क्या करना है। मेरा ख्याल है एक बड़ा फैसला आमना जो होने जा रहा है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, जिस तरह 40 से 42 लाख जो छोटे रिटेलर हैं उनको टैक्स स्टेट में लाने की कोशिश की जा रही। मेरा डे 1 से ये है कि भी जब तक आप खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। लेकिन आप देख लें, अभी भी इतनी रेजिस्टेंस है कि 1200 रुपया देना के लिए वो तैयार नहीं है। बल्कि उनके, मैं एक उधार का, ताजर बरादरी के उधार का सुन रहा था मैं इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी देखें ताजरों से निवाला उनके मुंह से छीना जा रहा है, यानी अंदाज़ा करें 1200 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त इस बात की बड़ी अशद ज़रूरत है ना। एक तो है कि अपने जिसको कहते हैं अखराजात को हम कर लें, बाकी चीज़ तो रहने दें, लॉन्ग टर्म में हमने कैसे करना है। एक मसला जो है ना इन्वेस्टमेंट, वो कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आज भी वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान सबसे पीछे है, यानी 120 ममालिक में हम 100वें नंबर पे आते हैं।
भाई असल काम है, रियासत हुकूमत बिज़नेस नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर होता है, इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर होता है। आप इन्वेस्टर को आप बेहतर सहूलियात दें और जो लीगल तरीके के इंसेंटिव बनते हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव दें और हालात ऐसे पैदा करें कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे कारोबार करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं, जो नहीं कर रहे। पिछले 2.5-3 सालों में हम देख रहे हैं कि हमारा बिजनेसमैन चला गया, छोटा बिजनेस बाहर चला गया, तो फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई एक वायबल मीडिया बनाना पड़ेगा, वरना लोग पिसते रहेंगे। जी ठीक। शाह साहब, ये अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे अता तारड़ साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसमें कहा जी कि वज़ीर आज़म ने वजारतों को तहरीरी तौर पर उनके अहदाफ सेट करके दे दिए, लिखा गया कि उनसे क्या तवक्कुआत की जा रही हैं, जिनमें तिजारती खसारा कम करना, ज़र मुबादला बढ़ाना, IT के शोबे में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, मुल्क में जो जदीद डिजिटल निज़ाम का नफाज, ये क्लियर टारगेट हैं। सर, ये अचीव किए जा सकते हैं जिस वक्त सारी सिचुएशन है, या इनकी जो आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हुए? देखिए, शाम साहब ने बड़ी अच्छी बात की और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और प्लान्स और कागज़ के ऊपर किताब से छापना वो हर साल हम देखते हैं और हर जब नई हुकूमत आती है तो वो इसी तरह के प्लान होते हैं। बल्कि मैंने तो एक जगह पे ऑफ द रिकॉर्ड एक 7 साला एग्रीकल्चर प्लान भी सुना, 7 साला जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान, इंडस्ट्रियल प्लान और इस तरह के बहुत सारे प्लान जो है वो कुछ जगह पे जो है वो जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि जी ये हम अगले इतने सालों में करेंगे। अब पता नहीं कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए जिस मुल्क की बुनियाद अशराफिया ने रखी हो और अशराफिया जो है उसको चलाते हों, अब आप देखिए इस वक्त आपके सेनेट और प्रोविंशियल असम्बलीज और नेशनल असम्बली के अंदर कौन से लोग बैठे हुए हैं, या तो वो जागीरदार हैं या कारखानादार हैं या फिर जो है वो आप समझ रहे हैं कि वो लोग हैं जो कि मैटर करते हैं, जो कि पैसे वाले हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मुल्क के निज़ाम को बढ़ाने से दिलचस्पी। अब एहतिशाम साहब ने कहा जी मुल्क के अंदर कारोबार प्राइवेट सेक्टर करेगा। प्राइवेट सेक्टर को आप कारोबार देने के लिए जब रिश्वत मांगते हैं, 30-40% शेयर मांगते हैं, और यही लोग मांगते हैं जो बरसरे इक़्तिदार माफिया होता है किसी भी हुकूमत का। मैं किसी एक पिछले सालों के अंदर बात नहीं करता कि शायद ये जिम्मेदार है या ये जिम्मेदार है। क्यों आपको वर्ल्ड बैंक कहता है कि जनाब आप 100वें नंबर पे और आप तरक्की नहीं कर सके, जब आपका निज़ाम करप्शन के ऊपर चल रहा है, आपका निज़ाम किक पैक्स के ऊपर चल रहा है, लेन देन के ऊपर चल रहा है, परसेंटेजेस के ऊपर चल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक को भी पता है, IMF को भी पता है कि मुल्क का निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है। अब देखिए होना क्या है, अब आप आगे प्लान कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, कैसे करेंगे, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। दूसरा जो आम नुक्ता है, आपके मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जरूरी है। देखिए जब जिस मुल्क के अंदर एक धमाके के बाद चाइनीज कंपनी भाग जाती है, दूसरे धमाके के बाद जो है फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाता है, तो अब सोचना ये होगा कि आप सबसे इम्पोर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तवज्जो देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करेंगे, आपके मुल्क के अंदर ये चीजें बेहतर होंगी तो इन्वेस्टर आएगा। दूसरा, आप आखिरी चीज ये कि इन्वेस्टर को क्या अट्रैक्शन दे रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर रिसोर्सेज नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कारखाना चलाने के लिए निजाम नहीं है, आप इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? और फेवरेबल एनवायरनमेंट भी नहीं है ना, वही जो आप आपने सारे बताए फैक्टर्स। इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करने, आपके साथ तबाहाल अफगानिस्तान है, उसके अंदर आप जाके देखेंगे आप हैरान होंगे। वो एक नहर निकाल रहे हैं जो कि अक्रॉस अफगानिस्तान मूव करेगी, और कहा जाता है कि अफगानिस्तान अगला 4-5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाला मुल्क बन जाएगा। आपके पास कौन सी प्लानिंग है? आप तो पिछले 50 सालों में एक डैम नहीं बना सके, उसके ऊपर आपका कंसेंसस नहीं हो सका, आपका एनर्जी सेक्टर डेवस्टेटेड है, आप जो गर्दिशी कर्जे हैं वो आपके लाइक माइंडेड IPPs और उनके रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है। 60-70 अरब रुपए आप उनको मुफ्त दे रहे हैं, और जैसे शाम साहब ने कहा कि 1,26,000 जो लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। आप ये बताइए ये कहाँ से आएगा? ये एक चीज नहीं है, आपने ये तमाम चीजों के ऊपर फोकस करना है, तो तब आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ऑलराइट, लगारी साहब, ये जैसे शाह साहब ने भी अभी हमारी जिन फैक्टर्स की जानिब तवज्जो दिलाई पे एहतशाम साहब ने बड़ी सैर हासिल जो गुफ्तगू की है, सर इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2024 में कुछ बेहतरी भी दिखाई दे रही है? आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा जो रवां साल चल रहा है, या कब तक मिलेगा, अगर मिलेगा भी? एक तो ये हम ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहना छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं चीन में था तो हमने कहा भाई चीन में ये कैसे हुआ कि अचानक जो है डेवलपमेंट का एक नया फेज शुरू हुआ है और फिर तेज़ रफ्तार तरक्की हुई। दो चीज़ें वो कहते थे, एक तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी प्रोडक्टिव फोर्सेस को एक्टिवेट किया है, कि जो पैदावारी कुव्वतें हैं उनको एक्टिवेट किया है और हमने तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। दूसरी बात ये हुई कि डेंग शाओपिंग ने तमाम चीनियों को, दुनिया भर में फैले हुए चीनियों को कहा कि अपने घर में पैसा ले आएँ और अपने घर में लगाएं, चीन में लगाएं,
और आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर कोई मसला दरपेश हो तो फिर बराह रास्त मुझसे बात करें। तो एक हाई राइजेस बना रहे थे साहब, उन्होंने जनाब जाकर डायरेक्ट बात की डिंग शॉपिंग से, उनको कहा कि जनाब मुझे तो ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें आ रही हैं। खुद जाकर वहाँ बैठ गए। उन्होंने कहा जी बताएं इस बिल्डिंग के बनने में कौन सी रुकावटें, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जब तक रुकावटें दूर नहीं होती हैं मैं यहीं बैठा हूँ। और उसके बाद जो है अब आप जाकर देखें, आप बीजिंग में जाएं, आप शंघाई में जाएं, शंघाई में 1985 में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी वो हबीब एक प्लाजा की बिल्डिंग से छोटी थी। अब आप जाएं, पूरा शंघाई जो है वो 80 मंजिला 100 मंजिला इमारतों का एक जंगल की तरह है। आप जाकर देखें शंघाई में और कुछ चीज़ नज़र नहीं आती आपको, हर तरफ जो है 80 मंजिला 100 मंजिला 50 मंजिला 70 मंजिला 80 मंजिला ये बिल्डिंगें नज़र आएंगी और हाई राइजेस नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। पूरा शहर जो है उसका नक्शा भी आपके सामने होता है, वहाँ आप उसकी जाकर डेवलपमेंट्स को देखते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारी तरजीहात क्या हैं, हमने तरजीहात का तयन नहीं किया है। हमें पता तो होना चाहिए कि जनाब हम करना चाहते हैं, हमारे गैर पैदावार अखराजात जो हैं उनको तो हम करने की तरफ सोच भी नहीं रहे हैं। हमने जिन लोगों ने हमसे फ़ायदे उठाए, मैं कहता हूँ कि आज़ाद दुनिया, मगरब की आज़ाद दुनिया, अमेरिका और यूरोप ने हमारे कुर्बानियों से और एक नई दुनिया की तामीर की तरफ कहा कि हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, जाइए आप। क्या हमाद मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है वो इकोनॉमी की, हमने जो 1-2 साल में ख़ास तौर पे देखा मुल्क में जो सियासी इंस्टेबिलिटी थी एक वो रीज़न बनी, और फिर उसमें हमने देखा कि हमारी जो शरह नमू है वो कितनी पीछे गई, इन्फ्लेशन कितनी तेज़ी से बढ़ी। अब हमें अपनी दुरुस्त समत कैसे करनी है, समत को कैसे दुरुस्त करना पड़ेगा। और दूसरा यही अगेन, क्या अवाम हमारी कभी टॉप प्रायोरिटी बनेगी सारी सूरत हाल को देखते हुए? जी आप सब ठीक कह रहे हैं, सब ने बहुत खूबसूरत बात की है, बड़े दरिया को कूजे में बंद किया है हर मेंबर ने अपनी हद तक, हर पैनलिस्ट ने अपनी हद तक। मैं उनकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात है, उम्मीद की कहा जा रहा है कि इकॉनमी पटरी पे आ गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस साल के एंड तक इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल हो जाए। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये नहीं होगा कि कीमतें नीचे आएंगी। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये होता है कि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं उस रफ्तार में कमी आएगी। सही। तो ये उम्मीद लगाना कि हमें कीमतें वापसी की तरफ जाती दिखाई देंगी, तो शायद ये भी करंट स्टैट्स देख कर तो ये बात समझ नहीं आती, ऐसा शायद नहीं होगा। दूसरी ये बात कही जा रही है कि पटड़ी पर आ गई है मईशत, तो हमें रिलीफ कब मिलेगा? उसका जवाब तो सिर्फ ये हो सकता है कि अभी पटड़ी पे आई है, स्टेशन पे नहीं पहुंची, उस पर अभी टाइम लगेगा, दिल्ली दूर है अभी वहाँ पे। और जो सर ने बात की कि प्लान्स बनते रहे हैं, प्लान्स तो कोलंबो प्लान से शुरू हुए थे, 1950 से शुरू हुए थे, हमने देखा तब भी नहीं बने। फिर प्लानिंग बोर्ड्स बनाए गए, प्लानिंग बोर्ड्स, उनको वही मसाइल आए जो आज हमें आ रहे हैं। उनके मसाइल क्या थे? उनके मसाइल थे कि उनके पास रिलायबल डेटा नहीं था। हमने आज भी कोई रिसर्च डेटा सेंटर्स कायम नहीं किए। उनके मसाइल थे कि उनके पास एक्सपर्ट एंड ट्रेंड स्टाफ नहीं था। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे। उस वक्त भी उनके मसाइल थे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, 1950 की बात कर रहा हूँ। आज भी यही मसाइल हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 60 की दिहाई की अगर बात करें तो हम कहीं कुछ बेहतर परफॉर्म करते हैं तो 65 में जंग लड़ते हैं, सब तमाम चीज़ें वापस चली जाती हैं। सब और प्लान्स जो 5 साल प्लान्स आ रहे होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। 70 की दिहाई की बात करें तो हम सालाना प्लान्स पे आ जाते हैं, 5 साल को हम ख़त्म कर देते हैं कि 5 साल प्लान की ज़रूरत ही नहीं है। इन प्लानिंग बोर्ड्स को, जिनको बाद में प्लानिंग कमीशन उस वक्त कहा गया, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डाल दिया जाता है। उसकी जो अथॉरिटी है वो कम कर दी जाती है, उसकी ज़रूरत कोई नहीं समझा जाता। 80 के मिड में जाकर दोबारा कुछ प्लान्स इंप्लीमेंट नज़र आते हैं, तो लेट 80s में दोबारा 7th प्लान जो आया था 5 साल, वो दोबारा उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। इसको अगर आगे फास्ट फॉरवर्ड करें तो अभी भी यही मसाइल हैं। हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज भी ठीक नहीं हुई। हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शंस नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। रिसेशन उस वक्त भी आई है 2022 से 2023 के अगर आप फिगर्स देखें तो हमारे बहुत ज़्यादा डिप आया है उस दौरान। हमारे इकोनॉमी तब भी बेहतर नहीं हुई। हालात हमारे नहीं बदलते, हमारे सिर्फ चेहरे बदलते हैं। अभी भी यही लग रहा है कि सिर्फ चेहरे बदले हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे हालात बेहतर हों, लेकिन हमें समझना चाहिए कि आगे भी सफ़र अभी कठिन है। अभी जो इंडिकेटर्स हमें UNDP ने दिए थे सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट के, उसमें 169 में से हम सिर्फ 35 अभी पूरे किए हैं। तो अभी हमें कोई क्विक रिजल्ट नहीं मिल सकता, ना हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अभी ये IF की यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट भी है, रीसेंट रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि जो
हम देख रहे हैं, कशीदगी देख रहे हैं मुल्क में सियासी जमातों को लेकर, ये कम होने वाली नहीं बल्कि बढ़ने की तवक्को उन्होंने जाहिर की है। और उसके बाद उन्होंने कहा इसके नतीजे में जो हमारी ऑब्वियसली ये जो मखलूत हुकूमत कायम हुई है, इसके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। इकॉनमी ज़ाहिर है किस तरह से चीज़ें ठीक होंगी अनटिल हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आती। तो जनाब, इस पे हमारी पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है। एक और बड़ा अहम मसला दरपेश जो हमारे, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुआशी चैलेंजेस की हमने जो बात की है, ये तो होती है, लेकिन जो एक और अहम मसला है वो है पॉपुलेशन को लेकर, आबादी को लेकर बढ़ती चले जा रही है। इससे क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और इसका हल क्या है इन मसाइल का, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह से हम बात कर रहे थे मुआशी चैलेंजेस की, तो अक्सर ही होती है, लेकिन इसी से जुड़ा एक संगीन मसला है बढ़ती हुई आबादी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की आबादी 2.55% सालाना की रफ्तार से बढ़ते हुए 24,14,90,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि वसाइल की कमी के बायस पाकिस्तान के 60 मिलियन लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सालाना 9 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत की खुराक दरामद करना पड़ती है। अब एक जानिब आबादी में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब बेरोज़गारी में भी कमी आने का नाम नहीं ले रही, जिससे मईशत पर भी काफ़ी दबाव स्ट्रेन पड़ रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि पाकिस्तान में रोज़गार की फराहमी में कमी की सबसे बड़ी वजह बढ़ती आबादी है या कुछ और है। इस हवाले से बात करते हैं। जायशा शराजी साहब, आपसे मैं इसका आगाज़ करूँगी, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, अगर आप स्टेटिस्टिक देखें तो पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 242.24 बिलियन जो है वो हम समझते हैं हो गई है, जो कैलकुलेशन आपने भी की। और बेरोज़गारी किस हिसाब से बढ़ रही है? पिछले साल 6.42% के हिसाब से जो है बेरोज़गारी बढ़ी है। और आपका जो यूथ है सबसे आबादी का बहुत बड़ा जरिया है। उसका रीज़न यही है कि उनके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास कोई वाइबल हुनर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में आबादी के बढ़ने के साथ साथ एक रीज़न तो ये है कि आपके पास अनस्किल्ड वर्कर्स हैं और बड़ी तादाद में जो यूथ है उनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है। दूसरा, आप देखें 50 जो आपकी 42% आबादी है वो ख़वातीन की है। तो आप बताइए कि ख़वातीन कितनी फीसद जो है वो काम करती हैं? बेशक वो घरों में काम करती हैं, लेकिन हम उनको एक्टिव इकनॉमिक या फाइनेंशियल हिसाब से काउंट नहीं कर सकते कि ये काम करने वाली ख़वातीन है, लेकिन वो अनपेड एम्प्लॉयज़ हैं जो कि घरों के अंदर मुख्तलिफ जो है उमूर सरअंजाम देती हैं। अब बेसिक इशू क्या है? इशू ये कि आप ने जो प्लानर्स हैं वो आज तक हमारी प्रायोरिटीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं रहे। हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि हम जो है अपने रूट कॉजेज़ के ऊपर जाएं। पॉपुलेशन ग्रोथ की जब बात होती है तो फिर हमारे उलमा और हमारे जो दीनी तबका है वो उसको कॉन्फ्लिक्ट उस पर आ जाता है कि जनाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल। दूसरा, आपने रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया है। अब आप एक एग्रीगेरियन इकानमी है हमारी, और हम ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, कि हमने बेतहाशा अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन को तबाही की तरफ लेके गए। क्लमजी जो आपकी हाउसिंग स्कीम है, आपके जो प्रॉपर्टी डीलिंग है, जिसके अंदर स्टेट के इदारे भी शामिल हैं, जिसके अंदर प्राइवेट इदारे भी शामिल हैं, दुनिया का वाहिद मैंने मुल्क देखा है जिसके अंदर आप जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उसको तबाह बर्बाद करके उसमें हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं, और वो हाउसिंग स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। ये एक बड़ी तबाही है। आपका जो फूड बास्केट है वो खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ता है? आपको प्याज, टमाटर, आलू भी अफगानिस्तान से मंगवाने पड़ते हैं। आपको लोबिया, दाल और चना जो है वो आपको मंगवाना पड़ता है वो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से, सेंट्रल एशियन स्टेट से। तो आपकी हर चीज़ जो आपके मुल्क के अंदर पैदा होती रही है वो इस मुल्क के अंदर जो प्लानर्स हैं या इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उसने उनको बर्बाद करके रख दिया है। दूसरा, आप स्किल्ड वर्कर नहीं पैदा कर सके। आपको जो हम बड़े खुशी से क्लेम करते हैं जनाब के हमारे जो एक्सपाट्रिएट पाकिस्तानीज हैं वो जाके सऊदी अरब में और यूएई में दूसरे इदारों में काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो जाके मजदूरी करते हैं, वो गाड़ियाँ धोते हैं, वो जहाँ शू पॉलिश करते हैं, या वो गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम करते हैं। आप इंडियंस को देख लें, आप इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंडियंस की, और अगेन आप देखें लेकिन वहाँ पे जितने अरब आबादी भी है, लेकिन वो स्किल्ड एग्जैक्टली पैदा किए जो कि स्किल्ड वर्कर है, पैसा कमा के अपने मुल्क को भिजवा रहा है। अब आपने एक रिडंडेंट लॉट पैदा किए, यूथ आपका बेरोजगार है, उसको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ जा रहा है, कारखाने आपके बंद है। तो मेरे ख्याल में सोचता ये कि अब आपने क्या करना क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो जैसे बार बार हम कहते हैं ना 7 साल और 8 साल और 5 साल मंसूबे तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो मंसूबे बेनिफिट कर रहे हैं खास तबके को।
हमारे मुल्क के अंदर करप्शन और अकरबा परवरी अपनी जगह पे, लेकिन जो निज़ाम है इस मुल्क का वो गरीब के लिए नहीं है, वो एक 20 से 30% लोगों के लिए, जो कि उनकी दौलत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो 60% से ज़्यादा नीचे चले गए। तो एहतशाम साहब, अगर हम ये पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें तो ये जो एक इमेंस प्रेशर पड़ता है बर्जनिंग पॉपुलेशन से, आपकी हेल्थ केयर पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपके एजुकेशन पे, या आपकी जो एनवायरनमेंट पे जो असरात पड़ते हैं, ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग होंगे, गाड़ियाँ होंगी, ज़्यादा सोसाइटीज़ बनेंगी, फिर वो एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन वाला मामला भी चलेंगे। तो सर ये आप समझते हैं कि वाकई रूट कॉज कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल भी है, इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो चीज़ें बहुत बेहतरी की जानिब बढ़ सकती हैं? देखिए आमना, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए 60 से इमदाद आना शुरू हुई है। आज भी सबसे ज़्यादा जिस मद में फ्री आपको पैसा या मेडिसन या बेशुमार चीज़ें आती हैं वो आज भी आ रही हैं, और इतना पैसा इस हवाले से आता है। अब तो खैर कम हो गया, PL40 के तहत खाना भी आज से क्या कहते हैं ग़िज़ा भी आती थी। उसके बाद मुफ्त, आपको हम याद है स्कूल में पढ़ते थे तो जनाब वो सूखा दूध भी मिला करता था, बहुत सारी चीज़ें थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि जी पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए इस कदर कंट्रोल के लिए इतना पैसा आया तो कहाँ चला जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब मेरा ख्याल है खुल के बातें कर लेनी चाहिए। ये आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। एक खातून होती थी पॉपुलेशन वेलफेयर की डायरेक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो हमें 3-4 जर्नलिस्ट को लेके चली गई एक जगह पे, प्रेस अपना सिंध से होके आई पहले, उसके बाद सवाबी में गई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने मुझे एक बात बताई, कहने लगी आपके लिए हैरान होगी, मैं गई हूँ सवाबी के गांव में, वहाँ पे एक मैटरनिटी एक बना हुआ था, जगह थी, छोटा सा हॉस्पिटल। तो कहती मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे खातून आई है, बच्चे की विलादत होनी है। कह लेंगे एक मेज़, टूटा हुआ मेज़ है, उसके ऊपर उसको लिटाया हुआ खातून को, उसके बाद बच्चे की विलादत होती है और कहती मैं देख रही हूँ। और वो दाई जो है ना वो ज़मीन पे देखती है और ज़मीन से मट्टी से वो ब्लेड उठाती है, ब्लेड उठा के वो क्या होती है, नाड़ जो काटते हैं ना वो बच्चे की काटती है। कहने लगी मेरा खून खोल गया कि इतना पैसा देते हैं, ये इतना अनहाइजेनिक। तो बात यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए तो जो जिस तरीके से मामला जा रहा है, देखिए इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जैसे ईरान ने किया, उसके बाद बांग्लादेश ने किया, क्लर्जी को साथ में लाया, मौलाना को मिलाया, यहाँ पे आज भी माजत खान ले जाए। लेकिन अभी एक क्रॉप है जो पिछले 3 साल से बम्पर क्रॉप पैदा हो रही है, तकरीबन 28 से 29 मिलियन टन वो गंदम पैदा हो रही है। वो कहा जाता है कि जी हमारे खाने के लिए काफ़ी है, इसको एक्सपोर्ट भी कर जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो आता है पैसा, आटा भी स्मगल हो रहा है हिंदुस्तान अपना आपके अफगानिस्तान में, और उसके बाद कपा ये क्या कहते हैं गंदम भी जो है ना वो जा रही है, वहाँ पे स्मगल हो रही है, कोई नहीं रोकता। फिर सबसे बड़ी बात है जो आपने जिक्र किया, पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, आमना इतने मुंह खाने वाले हैं कि उसके बाद 3 महीने बाद पता चलता है वो सारा जो प्लान किया था वो ख़राब हो गया। 2 चीज़ें, एक तो यह है कि इसके लिए मेरा ख्याल है मोटिवेशन ज़रूरी है, हमारी क्लर्जी को मिलाने की, हमारे उलमा को कैसे दूर होगा। और दूसरा ये जो अभी जाहिद शाह ने बात की है, देखिए आमना कितना जुल्म है। हमेशा फसल जो है ना पंजाब में पहले सिंध से आती है और शुरू में महंगी होती चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल अप हो जाती हैं। इस वक्त मैं आज बेगम को ले गया हूँ, मुझे कहती मैं आज जाऊँगी आपके साथ शॉपिंग करने के लिए। वो हमारे CSD एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ, उसने देखा 350 रुपये किलो आज भी जो है ना प्याज बिक रहा है, जबकि मार्केट में वाफर है, बाहर से आया हुआ है। असल बात है मिसमैनेजमेंट है, ये आड़ती का जो इंस्टीट्यूशन है मिडिल मैन का, इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा। माफियाज बैठे हुए हैं बड़े बड़े, इनको जब तक माफियाज को हम इनसे हमारी कार्टेल से जान नहीं छूटती ना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते। और ये जो है ना बड़ा सीरियस है, सारी दुनिया हमें बता रही है कि जी आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, लेकिन हम तैयार ही नहीं, इसके लिए कोई प्लान ही नहीं बनाते हैं। चले हमाद, ये अभी ये एक रिपोर्ट भी आई जिसके मुताबिक अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ इसी तरह चलती रही इस रेट के साथ, तो बाय 2050 ये पॉपुलेशन रेट विल रीच 355 मिलियन। तो इस आप समझते हैं कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरजीहात में से शामिल है ये एक मसला भी, और अगर है तो किस तरह से देख रहे हैं इन मामलों को? पॉपुलेशन सरकारी तरजीहात की बजाय अवामी तरजीहात में शामिल नज़र आती है मुझे तो। बहरहाल ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। अगर आप जिस चीज़ का भी पीछे जाएं, उसका बैकग्राउंड देखें, तो आपको हर चीज़ में हर इंडस्ट्री में हम स्ट्रगल करते हुए पॉपुलेशन की वजह से नज़र आएंगे। आप अस्पताल देखें तो वो पॉपुलेशन के तनासब से कम नज़र आते हैं, आप स्कूल्स देखें तो वो पॉपुलेशन के तनासब से कम नज़र आते हैं, आप जजेस के पास देखें, अदालतों में देखें तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी पॉपुलेशन के तनासब से जजेस भी कम है हमारे पास। तो पॉपुलेशन जिस स्पीड से हमारी बढ़ रही है, हम करंट पॉपुलेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम आने वाले वक्त में कैसे करेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो अगले 10 साल में एक रिपोर्ट में अच्छा, वैसे एक तो नंबर ऑफ जो हॉस्पिटल्स एंड नंबर ऑफ स्कूल्स आपने कहा है ना कि ऑलरेडी हमें कम दिखाई दे रहे हैं,
अब उसमें से कितने जो हॉस्पिटल्स और कितने ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जो कि घोस्ट हैं। आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लें, वहाँ पर गैर मेयारी सहूलियात आपको मिलेंगी, और उसके अलावा अगर स्कूल्स देखा जाए तो घोस्ट स्कूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगेन ऑलरेडी नंबर भी कम है, फिर उसके बाद ये हालात भी हैं। ऐसा ही है। मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है हमारी। किसी भी चीज़ में हम जाएं, हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएं, तो हमारी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत पुअर है। उसकी वजह से हमारी ना पॉपुलेशन मैनेज हो रही है, ना हमारे रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं, ना हमारी एम्प्लॉयमेंट मैनेज हो रही है। हम मैनेजमेंट के लिहाज से भी देखें तो हम हर चीज़ में बहुत पीछे रह चुके हैं। आप देखें, सर ने बात की बांग्लादेश की, ईरान की, हमें उससे सबक सीखना पड़ेगा। अगर हम सबक नहीं सीखते तो जैसे मैंने कहा है 10 साल में हमारी ग्रोथ इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन की, एक पूरा मुल्क साउथ अफ्रीका का हमारे में ऐड हो जाएगा। हम उस वक्त क्या मैनेज करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाएंगे? एम्प्लॉयमेंट एक आपने जैसे बात की, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, लेकिन उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी और भी रीजंस हैं। अगर आप देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी, वो पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। 6.5% है नॉर्मल रेट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उसमें 16.5% है। तो जो आवाम सोचती है कि पढ़ लिख के बाद उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे डिग्री की वजह से, वो उसके बरक्स है जी। जितना आप पढ़ते जाते हैं उतने आपकी नौकरियां कम होती जाती हैं। इसी तरीके से मास्टर्स में और कम होती जाती हैं, PhD में और कम होती जाती है। अब नौकरियां कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हमारी फिर बात वही, हम एक ऐसे भंवर में है कि हर चीज़ घूम के हम वापस उधर ही आ जाते हैं। मईशत नहीं है हमारे, स्टार्टअप कल्चर नहीं है हमारे अंदर। स्टार्टअप कल्चर कहाँ से आएगा? हम आवाम को, हम बिजनेसेस को फैसिलिटीज़ देना तो दूर की बात, हम तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी छीन लेते हैं। हम उनसे बिजली छीन लेते हैं, हम उनसे इंटरनेट छीन लेते हैं, हम उनसे सोशल मीडिया छीन लेते हैं। फिर हम बच्चों को कहते हैं कि आप बाकियों की निस्बत पीछे क्यों रह गए आवाम दुनिया में। हम बात तो करते हैं कामयाब नौजवान की, बाइख्तियार नौजवान प्रोग्राम की, लेकिन हम नौजवान को बेख्तियार कर देते हैं। ना उसको एजुकेशन देते हैं, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें गालबन जो मैंने फिगर देखी थी वो 210 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनमें से 83 सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास है, बाकी तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं। उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों में इतना डिस्कनेक्ट क्यों है जॉब में, आप उसको कवर करने के लिए क्या करें। यही बात जो पहले हम कर रहे थे प्लान की, हमारे प्लान्स जो होते हैं वो टारगेट्स होते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान्स नहीं होते। हम सिर्फ टारगेट सेट कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि ये हमें करना है, वहां तक पहुंचना कैसे है उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। बिल्कुल। तो सर लगारी साहब, ये इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर है इस मसले को देखते हुए, जो या कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 60 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं हमारे मुल्क में। और अगर देखा जाए, ये जो रिपोर्ट है, सालाना 9 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत की खुराक हमें दरामद करना पड़ती है। सर क्या मामला है ये आपका आदाद शुमार भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं कि 60 मिलियन लोग, 6 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है, आधी से ज़्यादा। ये तो वो ना जो सामने आ चुके हैं, इसी तरह से आदाद शुमार होते हैं। मैं मुजीब रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, लगारी साहब 9.5 करोड़ लोग, लगारी साहब ऑफिशियल फिगर है, 9.5 करोड़ लोग जो है गुर्बत की निचली सतह से रह रहे हैं, $2 पर डे। थैंक्स फॉर द करेक्शन, 9.5 करोड़। बात यह है कि मैं 1970 में शेख मुजीब रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि आप लोग हम 7 करोड़ हैं और आप लोग हमें 7 करोड़ लोगों को बंगाल से बाहर नहीं निकाल सकते, हमारी सरजमीन से बाहर नहीं निकाल सकते। ये यानी 7 करोड़ थे। और उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 5.5 करोड़ थी, फ़र्क था 1.5 करोड़ का। और अब सूरत हाल ये है कि वो 16 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, ये फ़र्क है। बांग्लादेश ने भी तो आखिर ये मैनेजमेंट की है ना, उनने भी तो पॉपुलेशन प्लानिंग की है ना, उनने पॉपुलेशन प्लानिंग के ज़रिए नतायज हासिल किए हैं ना। हम तो नतायज हासिल नहीं कर रहे हैं, और हमने आबादी को इस रफ्तार से बढ़ाया है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि हम दुनिया की अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। उससे पहले भी जब हम दोनों पाकिस्तान एक साथ थे तब भी हम छठा बड़ा मुल्क थे, अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे उसमें नंबर आने में, हम इतनी आबादी हमारी जो है वो कम हुई। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि आपको एक हौलनाक इंकशाफ करता हूं मैं। वो क्या? वो ये है कि आपकी आबादी जो भी है उसमें से 2 करोड़ 70 लाख बच्चे 14 साल से कम उम्र के वो डिसेबल हैं, वो किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं, ज़हनी, बड़ी तादाद, जिस्मानी। आबादी दुनिया के मुल्कों की आबादी होती है भाई इतनी, आपके पास 2 करोड़ 70 लाख अफराद अगर
इस तरह के ये आदाद-ओ-शुमार हैं, ये हौलनाक आदाद-ओ-शुमार हैं कि आपकी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो डिसेबल है और आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। और ज़ाहिर शाह ये आपके शहर में बहुत बड़ा जो उनसर है वो आपके शहर में है और आपके सूबे में है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसेबल बच्चे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में है और पेशावर में पाकिस्तान की मजमूई तादाद का मुझे आदाद-ओ-शुमार अब भी मुझे हौलनाक लग रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसको कंफर्म किया जाना चाहिए कि 30% जो इस आबादी का हिस्सा है। लगारी साहब यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर देखा जाए तो ये अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे भी डिसेबल हमने देखा कि कई होते हैं जो जिनको आप स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, लेकिन अगेन वो मैनेज बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनके लिए जो केयर सेंटर बनाए गए हैं वो बड़े म्यारी किस्म के, बड़े बेहतरीन किस्म के। यहाँ पर ऐसे मामला नहीं है जो अलमिया है। ये लगारी साहब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लगारी साहब 190 ममालिक में एक जुमला ऐड करूँ लगारी साहब, 190 ममालिक में 50 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ से कम है और हम एक पूरी मुल्क की आबादी, हमारे बच्चे 2.5 करोड़, हमारे मुल्क की आबादी हम लेकर बैठे हैं। इतने बच्चे हमारे किसी भी मुल्क की आबादी हो सकते हैं, पूरी आबादी हो सकते हैं। हमारे पास इतने बच्चे हैं जो डिसेबल है, हमने इस तरफ तवज्जो दी है, हम बच्चों की पैदावार की तरफ देख रहे हैं। हमारे ये तकरीबन हमारी आबादी का 10% बनते हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये कि मुझे अफसोस होता है कि पेशावर में सबसे ज्यादा ये सूरत हाल खराब है और खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर ये सूरत हाल खराब है। कौन तवज्जो देगा इस पर? हम अपने इशूज पर तवज्जो देते हैं। मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे गाड़ी का पेट्रोल नहीं मिला, मुझे बंगला ठीक नहीं मिला, ये देखें कौन सा बंगला है, मैं इस बंगले में रह सकता हूँ, ये मुझे ये कैसा बंगला दे दिया है। हम आप जाकर तो देखें आपकी कितनी नफरी है आपकी जो सर्विसेज में है, हर तरह की सर्विसेज में, और फिर उनकी सहूलतें देखें किस किस को क्या क्या मिला हुआ है। और ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और अवाम के खिदमत गुजार, जो खिदमत गुजार हैं वो क्या करें, वो अवाम से खिदमत ले रहे हैं, वो अवाम उनको पाल रहे हैं, वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अवाम उन्हें पाल रहे हैं, वो अवाम के कंधों पर सवार हैं और अवाम के पास एक ही काम है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। आप सिनेमा बंद कर दिया आपने, सिर्फ ड्रामा है जो घरों में बैठकर ख़वातीन चलती हैं देखती हैं वो चल रहा है। आपने एंटरटेनमेंट हर तरह की बंद कर दी, खेल स्पोर्ट्स बंद कर दिए, आप किसी भी एक्टिविटी में नहीं है दुनिया में। आप स्क्वाश के चैंपियन थे, आप हॉकी के चैंपियन थे, आप क्रिकेट के चैंपियन थे, आप दुनिया भर में कितने खेलों में आप जाते थे, अब आप उन शुबों में भी नहीं है। आपके बच्चों के लिए इंगेजमेंट्स नहीं है। हम ये क्या, खुदा भला करे डॉक्टर ताउर रहमान का कि उन्होंने तालीम की तरफ रास्ता दिखाया है, और अगर वो भी ये सूरत हाल न करते तो आपके पास पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते। अब भी हमारी शराय खान की बहुत कम है, नेपाल से कम है, बांग्लादेश से कम है, श्रीलंका से कम है। हम अफगानिस्तान के साथ भी मुकाबला करें तो हम इकोनॉमी उससे भी ज़्यादा इन्हतात पजीर है। हमारे तो कोई हाल ही नहीं है। हमारे कंधों पर जो अशराफिया सवार है, हुक्मरान अशराफिया, ये हमारे लिए अजाब है। सर बड़े पर्टिनेंट आपने पॉइंट्स रेज किए हैं और इस पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे। एक लाइटर नोट पे अगर एक इजाज़त दे बात करूँ आमना, जी एक लाइटर नोट पे, ये एक हिंदुस्तान में एक टेलीविजन पे प्रोग्राम दिखाया गया था, वहाँ पे आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की चाइना से ज़्यादा होगी आबादी, तो सवाल पूछे कोई जा रहे थे क्या, उस पर उन्होंने कहा एक साहब कहने के जी हमारे गांव में रात को 2-2:30 बजे के करीब एक ट्रेन गुजरती है और सीटियाँ बजा के जाती है, उसके बाद हमारी आँख खुल जाती है, फिर हम क्या करें। वो सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जी, इस पे हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी जो गुफ्तगू है हमारे पैनलिस्ट। एक और अहम मसला जो कि डेफिनेटली हम देख रहे हैं मुल्क में बढ़ता चला जा रहा है, वो है मौसमियाती तब्दीली का। उससे क्या असरात, उसके किस तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। एक और अहम मामला है, पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचने के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये सवाल मैं रखूँगी अपने पैनलिस्ट की जानिब। लगारी साहब, अब आपसे आगाज़ करूँगी, किस तरह से देख रहे हैं? देखें, अभी तो आपको अंदाज़ा शायद ना हो रहा हो, हम देख रहे हैं इस वक्त पंजाब में जो बारिशें हो रही हैं और यालाबारी जो हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि ये वो ख़ास सीज़न है जब आपकी गंदम की कटाई शुरू हो रही है। सिंध में तकरीबन शुरू हो चुकी है और पंजाब में भी, पंजाब के जो साधारण इलाके हैं सराइकी बेल्ट में, तो वहाँ पे भी एक शुरू हो चुका है कि गंदम की कटाई, और इस मौके पर जो है ओले पड़ रहे हैं, इसलिए कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आप पर असरअंदाज होती हैं
और जो आपका सबसे बड़ा प्रोडक्शन का है, ज़रूरी पैदावार का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है कि ख़ास तौर पर ये मार्च और अप्रैल के महीनों में आपको ये निपटना पड़ता है। और हमेशा हर साल ये हो रहा है। दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक तो ये बारिशें पड़ती हैं, दूसरा ये कि ओले पड़ते हैं, तीसरा ये कि कच्चे का ऑपरेशन होता है। और ये सब कुछ जो है फसलों को बर्बाद करने के लिए होता है। तीनों चीज़ें जो इसलिए होती हैं और इसको बड़े एहतमाम से कुदरत ने अपने एहतमाम से किया हुआ है और हमने बाकी जो हम लोग रह गए इस खुदा की मखलूक, वो हमने अपने तौर पर इसको किया हुआ है। तो हमें इन चीज़ों को सोचना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2024 जो है वो गर्म तरीन साल साबित हो सकता है, तो इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। आपको हुकूमती सतह पे कुछ मामला दिखाई दे रहे हैं? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान का रोल ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर की डिप्रेशन में बड़ा कम है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग दी है, लेकिन पाकिस्तान बजाते खुद जो है किसी भी तरीके से क्लाइमेट चेंज और दुनिया के अंदर ओजोन लेयर की डिप्लेशन या दूसरे जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें फैलाने के हिसाब से जो इतना रोल अदा नहीं करना। बेशक पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा आलूदा है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ हो क्या सकता है। एक तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल UN और दूसरे जो इदारे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर के लिए इमदाद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए कि वो मैक्सिमम वो उससे इमदाद वसूल करे, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। दूसरा, इंटरनली हम ये कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो इको सिस्टम है, जिस तरीके से हमारे यहाँ इरोजन है, जिस तरीके से मासिव डिफॉरेस्टेशन हो रही है हमारे जो कैचमेंट एरियाज के अंदर है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। और जो टिम्बर माफिया जिस तरीके से नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज के अंदर तबाही फैला रहा है और दरख्तों की कटाई की जा रही है, उसकी वजह से ये फ्लड आ रहे हैं। जैसे लगारी साहब ने जो है वो जिक्र किया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे तकरीबन 1800 के करीब ग्लेशियर्स हैं जो कि तबाहकुन सूरत हाल पैदा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 1800 ऐसे ग्लेशियर्स मैप किए गए हैं। अगर वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो फ्लडिंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में तबाही आएगी, बल्कि जो पाकिस्तान के साथ जो पड़ोसी ममालिक हैं उन भी बड़े असरात पड़ेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, आई रिमेंबर 2016-17 में आई यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद। वहाँ पर उस वक्त देखा जाए तो उसके लिहाज से जब मैंने 2022-23 में 21-22 की उसके बाद से मैं अब तक देख लूँ, डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर बड़ी तेज़ी से हो रही है। सर कोई जो जगह छोड़ दें, एक हमारा वफाकी दारुल, एक हमारा कैपिटल सिटी था, वहाँ पे ये मामला है। तो सर हमें भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों को। अब ना बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमें, शहरी तंजीमें बनी हैं जो इस पर बड़ी जिसको कहते हैं वॉच रखती हैं। और यहाँ पे भी जैसे एबटाबाद में, हमारे हिली एरिया में, मरी वगैरह में जिस तरीके से टिम्बर माफिया है, एबटाबाद में, हज़ारा में, इस तरह यहाँ पे भी लोग शुरू हो गए। असल में सारा काम महकमों की जिसको कहते हैं कनामेंस के साथ होता है। अब क्योंकि महकमे सारे यही काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इस्लामाबाद आप दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता था और उसकी ख़राबी शुरू हो गई है। देखिए, क्लाइमेट चेंज आमना पूरी दुनिया में सबसे अहम वजारतों में से एक होती है। हमारे यहाँ बिल्कुल खुदे लाइन, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज के लिए इसने बड़ा काम किया है आपके हमारी दोस्त मेहरबान शहरी रहमान ने, और बड़ा काम किया। और आपने देखा कि इस हवाले से $2 बिलियन हमें एडिशनल, तो आपको याद है 3 साल पहले जो सैलाब आए थे और फिर कोरोना की वबा, तो $2 बिलियन एडिशनल हमें मिला था। और फिर ये डेवॉस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी पाकिस्तान के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान इस लिहाज से फ्रंट लाइन कंट्रीज़ में है कि ये जो इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा वो पाकिस्तान में बहुत सीरियस तरीके से आएगा। लेकिन मसला आमना यही कि यहाँ पे जो कल्चर हमारा है कि बड़ी से बड़ी बात गुजर जाती है, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। पाकिस्तान अगर देखा जाए क्लाइमेट चेंज और कुदरती आफात से जो मुतासरा ममालिक की फहरिस्त है उसमें जो 10 ममालिक हैं उनमें शामिल है। तो ये अगर फिगर देखा जाए तो इस सिचुएशन को देखते हुए तो ऑब्वियसली हमें एक जगह मैंने देखा था तो 5th का फिगर आ रहा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक फिगर मैंने देखा, एक रिपोर्ट में गालिबन 5th कहा जा रहा था कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं और एक में 8th कहा जा रहा था। तो जो बात कॉमन आती है कि हम टॉप 10 में तो हैं। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। 1% हमारी ग्रीन गैसेस जो है एमिशन, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1% से भी गालिबन कम, लेकिन हम असरअंदाज सबसे ज़्यादा होंगे। इसलिए हमें भी उसके बारे में काम करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो साहब ने UNDP में भी जाके, यूनाइटेड नेशंस में भी जाके इसका जिक्र किया है और बड़ी अच्छी बात है। जैसे सर ने बताया कि उनकी पार्टी की शहरी रहमान साहिबा भी इस पर काम कर रही है। मंशूर की जहाँ तक बात मैं अक्सर करता हूँ तो पीपल्स पार्टी का मंशूर था जिसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की। और हमें वैसे एक और बात, हमें क्लाइमेट चेंज का वर्ड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कंपेयर टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जी, लेकिन मंशूर की हद तक ये बात यहाँ तक इस पे फोकस किया गया है। खान साहब ने भी सुनामी ट्रीज के ऊपर फोकस किया, ये कंट्रीब्यूशन उनको जाता है, बिल्कुल उनको क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कर रहा था, हमारे इदारों के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, आपने इस्लामाबाद की बात की, तो अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये बहस लाई गई थी कि वी आर ट्रस्टीज ऑन दिस प्लैनेट।
हमारा ये इस्लामी फ़र्ज़ भी है कि हम इस प्लानट को लिवेबल कंडीशन में आगे अपनी औलाद को, आने वाली नस्लों को देकर जाएं। जाते हो एक बार फिर से ईद मुबारक। ईद का दिन भरपूर तरीके से मनाएं, क्योंकि आपके पास ये ईद का आखिरी दिन होगा, तीसरा दिन। उसके बाद जनाब आप अपनी अपनी रूटीन में वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।